गाइस, मैं सिर्फ अमित शुक्ला, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज ये पहली क्लास आपकी है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, जिसको मैंने मुख्य परीक्षा के हिसाब से थोड़ा सा कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। ये जो आपका करंट अफेयर्स है, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो 2020 के साथ साथ 2019 और जो समसामयिकी की घटनाएं जो हाल ही में हुई हैं उससे संबंधित हैं। ये जितने भी पूरे प्रश्न हैं वो आपके लिए लाभदायक होंगे, खास तौर पर मुख्य परीक्षा के लिए। और 3 मार्कर के प्रश्न भी मैं बीच बीच में इसमें इंक्लूड करता जा रहा हूँ। सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताते चलूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता के बारे में प्रीलिम्स में सीधे तौर पे पूछा जाता है कि ये समझौता कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कितनी नदियाँ इसमें शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में अगर आएगा तो सिंधु जल समझौता के बारे में या तो 3 मार्कर में आ जाएगा, तो आपको 3 से 4 लाइनों में उसको एक्सप्लेन करना है। और अगर मान लीजिए 6 प्रश्नों में आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर के जल विवाद कैसा है, तो फिर उसमें आपको ये पूरी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो चर्चा इसकी हाल ही में इसलिए हो रही है क्योंकि भारत सरकार ने भारत के हिस्से के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए रावी, व्यास और सतलज नदी पे 3 बांध बनाने की मंजूरी दे दी है। ये 3 नदियों पे बांध क्यों बन रहे हैं, पहले तो हमको ये संधि को समझना होगा कि संधि में कौन कौन से प्रावधान हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये संधि जो है संपन्न हुई 19 सितंबर 1960 को। 12 जनवरी 1961 से ये लागू हो जाती है। 6 नदियों के बीच में ये समझौता जो है वो हुआ। 6 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये ऐसी 6 नदियाँ हैं जो सिंधु जल समझौते या सिंधु जल संधि के तहत जो हैं वो संलग्न है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की ओर है, उनको हम पूर्वी नदियां कहते हैं, और ऐसी कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की ओर हैं, उनको हम पश्चिम नदियां कहते हैं। तो जो पूर्वी नदियां हैं, 3 नदियां हैं, जैसे रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलज हो गया, इस पे भारत का पूरी तरीके से अधिकार होगा। ये बात इस समझौते में हुई है। 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, जो सिंधु हो गई, झेलम हो गई और चिनाब हो गई, पश्चिमी नदियों पे पानी का जो है, पानी का जो उपभोग करने का जो अधिकार है वो पाकिस्तान का है। लेकिन इसका जो 20% जल है, इसका उपयोग भारत जो है वो बिजली और कृषि कार्यों में कर सकता है, बिजली के उत्पादन में और कृषि कार्य में कर सकता है। तो यही है पूरी सिंधु जल समझौता से संबंधित पूरी बातें। भारत सरकार जो है, चूंकि उसका 3 नदियों पे पूरी तरीके से अधिकार है, सिंधु, झेलम और चिनाब पे, माफ़ करिएगा, रावी, व्यास और सतलज पे, तो भारत का इस पे पूरी तरीके से अधिकार है। तो पूरी तरीके से अधिकार है, इसीलिए भारत सरकार यहाँ पे 3 बांध बना रही है। एक बांध जो है वो बन चुका है, दूसरा बांध जो है वो भी, दूसरा और तीसरा जो है वो निर्माणाधीन है। तो वो तीनों बांध बनने पे पूरी तरीके से पानी जो है वो भारतीय भूमि के लिए उपयोग हो सकता है, भारत उसका अच्छे तरीके से उपयोग कर सकता है। तो यही कारण है जो 3 बांध बनाए जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, दूसरी जो टॉपिक है वो है प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। कहाँ है? नई दिल्ली में प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्कर में आया तो भी आपको ऐसे 3-4 बिंदु लिखने हैं। इंडिया गेट के सामने है। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देश के सैनिकों के शौर्य और बलिदान की शक्ति का प्रतीक है ये। 15 मीटर ऊंचा स्तंभ है जिसमें 4 चक्र लगे हुए हैं। ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने चक्र हैं इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। तो अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र हैं। सर्वप्रथम 1960 में सेना की तरफ से इसके निर्माण के लिए प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था, लेकिन 1960 के बाद से इसमें ढिलाई देखी गई और 2019 में जो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो विकसित किया। 500 करोड़ रुपए लागत इसमें खर्च हुई है। चुनावी बॉन्ड की अगर बात करें तो 3 मार्कर में अगर चुनावी बॉन्ड आता है तो आप उसमें बताएंगे कि एक वचन पत्र की तरह होता है जिस पर बैंक द्वारा किसी तरह का ब्याज नहीं दिया जाता। राजनीतिक दल क्या करते हैं, इसी चुनाव बॉन्ड जो ये चुनावी जो बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड जो है, इसकी बिक्री जो है वो उस अधिकृत बैंक को, सामान्य तौर पे एसबीआई होता है, अधिकृत बैंक को करते हैं। इसकी बिक्री जो है जब अधिकृत बैंक को हो जाती है तो जो वैधता अवधि रहती है, जो उसकी वैलिडिटी रहती है, वैलिडिटी 15 दिनों की होती है। वैलिडिटी के दौरान या वैधता अवधि के दौरान उनके बैंक खातों, उनके मतलब जो राजनीतिक दल हैं, उनके बैंक खातों में बॉन्ड की खरीद के अनुपात में, जैसे जैसी खरीदी होती है, खरीद के अनुपात में राशि जमा कर दी जाती है, जिसे वो अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दल इस चुनावी बॉन्ड की बिक्री अधिकृत बैंकों को करेंगे और वैधता अवधि के दौरान उनके बैंक खातों में बॉन्ड की खरीद के अनुपात में राशि जमा कर दी जाएगी।
और आसानी से उसको वो निकाल सकते हैं। तो चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिस पर बैंकों द्वारा किसी तरीके का ब्याज नहीं दिया जाता, और ये चुनावी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने इस तरीके की बॉन्ड की परिकल्पना लाई है। आगे अगर हम बात करें मुख्य सतर्कता आयुक्त की, ये चर्चा में इसीलिए था क्योंकि जून 2019 से पद रिक्त है। हाल ही में संजय कोठारी को सीवीसी के पद पर नियुक्त किया गया। सीवीसी के बारे में भी जानना होगा। 1964 में के संथानम की समिति थी, इनकी सिफारिशों के आधार पर इस पद को बनाया गया। 2003 में फिर भारत सरकार ने इसको वैधानिक स्थिति जो है ये इसको प्रदान कर दी। भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट ये सौंपता है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार निवारण है, मतलब इसका उद्देश्य जो है स्थापना का भ्रष्टाचार निवारण है। संरचना की अगर बात करें तो एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य अधिकतम हो सकते थे, लेकिन 25 अगस्त 1998 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर दिया गया और आयोग को संवैधानिक दर्जा तो दिया ही दिया गया, साथ ही इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भी डायरेक्ट नहीं करेगा, उसको एक समिति जो है वो सिफारिश देगी। उस समिति का अध्यक्ष पीएम होता है और उसका सदस्य जो होता है वो गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। कार्यकाल 4 वर्ष हो या 65 वर्ष की उम्र तक हो, और निष्कासन जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन पहले उसके ऊपर जो है आरोप सिद्ध होने चाहिए। आरोप जो होगा वो या तो दुर्व्यवहार का होगा या तो अक्षमता का होगा, मतलब या तो उसने गलत कोई व्यवहार किया है या तो वो किसी काम को करने में सक्षम नहीं है। अगर ये चीज़ सिद्ध हो जाती है तो राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। अगला जो 3 मार्कर का प्रश्न मुझे मिला है वो है फ्रिंज बेनिफिट। ये बड़ा चर्चित रहता है आजकल, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। तो फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है इसको समझते हैं। जब कोई कंपनी या कोई भी नियोक्ता, कोई भी कंपनी या कोई भी नियुक्त करने वाली अगर कोई संस्था है, नियोक्ता जिसको आप कहते हैं, कोई भी कंपनी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन भत्तों के अलावा कुछ अगर अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है तो उसे फ्रिंज बेनिफिट्स कहा जाता है। फ्रिंज बेनिफिट के तौर पे आप उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे हर कंपनी जो है हेल्थ इंश्योरेंस देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। कैफेटेरियाज होते हैं, अमूमन ये देखा जाता है कि टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन कुछ रियायतें जो हैं वो इसमें मिलती हैं, टैक्स कहीं कहीं लगता भी है। तो फ्रिंज बेनिफिट मतलब कोई भी कंपनी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को जो वेतन तो दे रही है उसके अलावा अगर कोई अन्य सुविधा देती है तो उसको हम फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। अगला है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो सामान्य अर्थ होता है वो ये है कि प्राप्तकर्ता देश, मतलब जिसको ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलता है, उसको आयात निर्यात में विशेष छूट दी जाती है। विश्व व्यापार संगठन WTO जो है उसका ये सिद्धांत है। आमतौर पे 2 देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, जिसमें WTO का ये मानना है कि जब आप 2 देश आपस में व्यापार कर रहे हैं तो कुछ रियायतें भी आप लोग को देनी चाहिए। यही रियायतों को एक सिद्धांत का स्वरूप दे दिया गया और यही आगे चल करके मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसका प्रावधान वैसे अगर देखा जाए तो गैट का जो संविधान था, जो WTO के पहले जो था उसको गैट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो गैट का जो अनुच्छेद प्रथम है उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि कोई भी देश जो है वो किसी दूसरे देश को व्यापारिक सुविधाओं का लाभ लेने के लिए वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे सकता है। और WTO जब बना तो WTO के अनुच्छेद 2 में इसी चीज़ का वर्णन है। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में दर्जा दिया था, हालांकि पाकिस्तान ने कभी ऐसा दर्जा भारत को नहीं दिया। 2019 में भारत ने भी वो दर्जा वापस ले लिया जो 1996 में उसने पाकिस्तान को दिया था। WTO का जब आप अनुच्छेद देखेंगे 21B, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश से अगर MFN या मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द करता है तो उसके पीछे एक कारण होना चाहिए। वो कारण सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं। मतलब अगर कोई भी किसी को लगता है कि सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं 2 देशों के बीच में तो वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले सकता है। यही कारण होगा तभी वो ले ही सकता है, अदरवाइज कोई दूसरे कारणों से नहीं लिया जा सकता। अगला है वर्टिकल फार्मिंग। 3 मार्कर में अगर आता है तो आप बता सकते हैं कि कृषि की अत्याधुनिक तकनीक है। खेती ज़मीन में नहीं की जाती, बहुमंजिला इमारतों में की जाती है। आजकल आप देखते होंगे ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चला है। बहुमंजिला बहुत सारी इमारतें हैं जहां आप देखते होंगे कि खेती जो है बड़े पैमाने पे की जाती है, मंजिलों में ही। आमतौर पे देखा जाता है कि हम ज़मीन में खेती करते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे खेती न करके मंजिल या इमारतों में खेती की जाती है। तो ऐसी फार्मिंग को वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। बहुमंजिला ग्रीन हाउस इसको कहा जाता है, मल्टी स्टोरीड ग्रीन हाउस इंग्लिश में कहते हैं।
तो कुल मिलाकर के वर्टिकल फार्मिंग है। अब अगर 6 मार्कर या 6 मार्कर में प्रश्न आएगा तो ये पूछ लेगा वर्टिकल फार्मिंग को समझाइए और उसके फ़ायदों के बारे में बताइए। तो फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं आप खुद सोच सकते हैं। इसके फ़ायदों में अगर बात करें तो वर्ष भर आप पत्तेदार जो भी सब्जियां हैं या आलू टमाटर हो गए इनको उगा सकते हैं आप। परिवहन का इसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता, या होता भी है तो बहुत कम खर्च होता है। बीमारियां नहीं होती, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, कीट खत्म हो जाते हैं, चूँकि वो एक सुरक्षित वातावरण में रहता है। तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो कीटनाशकों का भी हम कम इस्तेमाल करेंगे। कीटनाशकों का कम इस्तेमाल होगा तो पर्यावरण और सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा। खाद्य संकट जो समय समय पे आता है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक अच्छी खासी आमदनी भी हो सकती है। अगर हम सैद्धांतिक तौर पे बात करें तो इसमें 10 गुना कम पानी और 100 गुना कम भूमि का उपयोग होता है, मतलब जल और भूमि की बचत भी इसमें अच्छी खासी हो सकती है। तो वर्टिकल फार्मिंग के उपयोग इस प्रकार हैं। आगे अगर हम बात करें एंजल टैक्स की, अगला टॉपिक है एंजल टैक्स। सबसे पहले समझते हैं एंजल टैक्स होता क्या है। स्टार्टअप्स को अभी हाल ही में एंजल टैक्स से राहत दी गई है। एंजल टैक्स जो है वो किसी भी शेयर की, कोई भी शेयर है तो शेयर की जो अतिरिक्त कीमत होती है उस पर लगने वाला टैक्स है। इसको 2012 से ये अडॉप्ट किया गया और इसकी वसूली जो है आयकर करता है। तो अभी हाल ही में स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स से राहत दी गई, मतलब ये बोला गया कि आपकी जो अतिरिक्त कीमत है उस पर हम किसी प्रकार का एंजल टैक्स नहीं लेंगे, तो इसीलिए काफ़ी चर्चित था। आगे अगला है मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल। मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल जो है वो हाल ही में बड़ा चर्चित था। सरकार इसको बड़े तेज़ी से बढ़ावा देने की बात कह रही है। तो पहले तो ये समझते हैं कि मेथनॉल क्या होता है। एक कार्बनिक यौगिक है, कास्ट अल्कोहल भी इसको कहते हैं। प्राकृतिक गैस, कोयले व विभिन्न पदार्थों से बना हुआ होता है। जैव ईंधन के उत्पादन में भी सहायक होता है। ये स्वच्छ होता है, सस्ता होता है। सऊदी अरब व ईरान से अभी हम इसको आयात कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। मेथनॉल अर्थव्यवस्था भारत सरकार बनाना चाह रही है, तो मेथनॉल अर्थव्यवस्था की राह में सहायक है ये। कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए और कोयले के जो हमारे विशाल भंडार हैं उसका उपयोग करने के लिए इस प्रकार का जो मिश्रित पेट्रोल है वो सहायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेथनॉल का जो बन रहा है मेथनॉल, वो कोयले से ही बन रहा है और उसी के संबंधित जो पदार्थ होते हैं उससे बन रहा है। तो हमारे यहाँ तो कोयले के अच्छे भंडार हैं। हम विश्व में चौथे और पाँचवें नंबर में, चौथे या पाँचवें, इस समय पाँचवें था, इस समय हो सकता है कि शायद हम चौथे में हों। तो चौथे और मतलब इतने अच्छे स्थित में हम हैं। भारत में कोयले के भंडार भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी जो 2015-16 की रिपोर्ट के आधार पे जो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया कि भारत में कोयले भंडार में वृद्धि हुई है और भारत अब तीसरे पायदान में पहुंच गया है। तो इस तरीके की रिपोर्ट अभी मैं इसको करंट में अपडेट भी कर दूंगा। तो इतना ज़्यादा भंडार हमारे भारत देश में है। तो इसी कारण से ये मेथनॉल अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे देश के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये है। अगला देखते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो ऐसी रिपोर्ट को जारी करती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये जो IEA ने जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो जारी की है, इसमें 4 प्रमुख क्षेत्र जो हैं उसने रखे हैं। ऊर्जा सुरक्षा हो गया पहला क्षेत्र, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा पर्यावरण जागरूकता और चौथा वैश्विक जुड़ाव। ये जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में ये 4 क्षेत्रों को ध्यान में रख करके पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। भारत की अगर बात करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से 2017 में जुड़ता है। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, IEA। आगे बात करें, देश का पहला रक्षा औद्योगिक गलियारा जो कॉरिडोर है वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में खोला गया है, दूसरा तमिलनाडु में। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना ICAR की परियोजना है। 1100 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं और विश्व बैंक व भारत के सहयोग से ये परियोजना जो है वो पूरी की जा रही है। इसका उद्देश्य जो है वो देश में उच्चतर कृषि शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराना है। आगे अगर हम बात करें GST अपीली अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ का जो अभी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका कार्य होगा, इस ट्रिब्यूनल का कार्य जो होगा वो होगा कि केंद्र राज्य के बीच में जो भी विवाद आते हैं उसका समाधान करना, और ये समाधान का एक सार्वजनिक मंच है।
1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाने की बात कही गई है। जीएसटी के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2017 को लागू होता है, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पास होता है, 6 अगस्त 2016 को ये लोकसभा से पास होता है और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिलते हैं। ध्यान रखिए 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो जाता है, 2016 में पास और 17 से लागू। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होता है। अगर मैं बात करूं विधेयकों की, जो विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है, तो अगर मैं क्रम की बात करूं तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। पहले विधेयक होता है, जब उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तो फिर वो कानून बन जाता है। तो विधेयक जो है 122वां है और कानून जो है वो 101वां है। इसमें ये बोला गया है कि जीएसटी परिषद भी गठित की जाएगी। जीएसटी परिषद 279A में वर्णित है। 12 सितंबर 2016 को इसका गठन हुआ है और अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री रहते हैं, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। सदस्य इसके केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के जो वित्त और कर मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। जो जीएसटी परिषद का कार्य होता है वो जो भी जीएसटी मानक होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, इसका निर्धारण करने की शक्ति इसकी होती है। तो जीएसटी से संबंधित पूरी बातें ये हैं। खासतौर पे आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी अपीली अधिकरण की जो राष्ट्रीय पीठ है वो नई दिल्ली में स्थापित हुई है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। आगे बात करते हैं दमन परियोजना की। दमन योजना जो है वो उड़ीसा सरकार की योजना है, काफ़ी चर्चित योजना है, क्योंकि दमन योजना में इन्होंने मलेरिया उन्मूलन को एक अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया है। हालांकि भारत ने वर्ष 2030 की अगर हम बात करें तो भारत ने वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का संकल्प लिया है अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में। आगे बात करें चकमा जनजाति। चकमा जनजाति जो है मिजोरम की निवासी हैं, मुख्यतः बांग्लादेश के वैसे चटगांव पहाड़ी में रहती है, लेकिन जो मिजोरम का एरिया है, जो बांग्लादेश से सटा हुआ वाला आसपास का जो एरिया, वहाँ भी ये पाई जाती है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की स्थापना 1995 में हुई। 2000 में इसका पुनर्गठन होता है। इसके कार्यों की अगर बात करें तो औद्योगिक विकास की निगरानी रखना, औद्योगिक नीतियों और रणनीतियों का निर्माण करना, एफडीआई नीति का निर्माण, स्वीकृति, प्रोत्साहन जो है वो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग करता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत नीतियों का निर्माण जो है वो भी। तो अब बात करते हैं असम समझौते के बारे में। असम समझौता जो है बड़ा चर्चित समझौता रहा है और ख़ास तौर पे जो एनआरसी का जो पूरा आंदोलन रहा है, उस दौरान इसकी काफ़ी चर्चा थी। पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। 1979 से 85 के दौरान असम आंदोलन होता है। उसी असम आंदोलन के पश्चात 15 अगस्त 1985 को एक समझौता हस्ताक्षरित होता है, जिसको हम असम समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते में कई धाराएं थीं, लेकिन हमको धारा 6 जानना है, जिसमें ये कहा गया कि असम के जो लोग हैं, असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान व विरासत के संरक्षण और उसे प्रोत्साहित करने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें असम समझौते की, तो असम समझौते में ये पूरी बातें जो हैं वो की गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि इनका जो सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान है उसको अक्षुण्ण रखा जाए और इनकी विरासत को प्रोत्साहित भी किया जाए, साथ ही साथ इसको संरक्षण भी दिया जाए। तो ये पूरी बातें थी असम समझौते के संबंध में। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना की, तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना के लाभार्थी 15 से 29 आयु वर्ग के युवा लोग हैं। वर्ष 2019-20 में इसको चालू किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो युवाओं में व्यक्तित्व और नेतृत्वकारी गुणों का विकास करना है, साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में इनको संलग्न रखना है। तो कुल मिलाकर के एक सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम है, एक योजना है। आगे देखते हैं डीएनए बिल, टेक्निकल बिल जो आया है 2018 में, इसको पहले समझते हैं। 8 जनवरी 2019 को ये लोकसभा से पारित हो गया। इसकी कुछ विशेष बातें हैं जिसको हमको समझना होगा। विशेष बातों की अगर हम बात करें तो इसमें डीएनए परीक्षण की अनुमति जो है वो विधेयक में बताई गई है कि आप इसमें डीएनए परीक्षण कर सकते हैं। वैसे तो डीएनए परीक्षण जो है वो सामान्य तौर पर नहीं किया जाता, उसके लिए कुछ एक विशेष प्रोसेस होती हैं, अनुमति ली जाती है। तो इस विधेयक के अनुसार डीएनए परीक्षण की अनुमति रहेगी। अब इसमें जो डीएनए हम प्रोफाइल लेंगे, डीएनए प्रोफाइल जब तैयार करेंगे, तो जो भी जांच का अधिकारी होगा वो किसी व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों को इकट्ठा कर सकता है। मतलब डीएनए प्रोफाइल अगर तैयार करनी है तो जांच अधिकारी सक्षम है किसी भी व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए, और पदार्थ इकट्ठा करते वक्त व्यक्ति की सहमति आवश्यक होगी। इसमें भी दो बातें हैं। 7 साल तक की अगर सज़ा उस व्यक्ति को सुनाई गई है तब तो सहमति लेनी पड़ेगी।
अगर 7 साल से अधिक या फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो उसकी सहमति का उपयोग नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी बिना सहमति के भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय, इसमें कहा गया है कि एक राष्ट्रीय स्तर पे हम एक डेटा बैंक को तैयार करेंगे, वहाँ पे डीएनए को हम सुरक्षित रखेंगे। तो एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक होगा और राज्यों में राज्य डीएनए डेटा बैंक और क्षेत्रीय स्तर में क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों की स्थापना की जाएगी। जो भी राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक हैं वो डीएनए प्रोफाइल्स को स्टोर करेंगे और जो छोटे स्तर के क्षेत्रीय डीएनए बैंक हैं या क्षेत्रीय डीएनए बैंक हैं वो डेटा उपलब्ध कराएंगे राष्ट्रीय डीएनए बैंक को। तो ये पूरी बातें जो हैं इसमें कही गई हैं। अगर हम बात करें इस पूरे विधेयक में तो सभी सूचनाएं जो हैं वो गोपनीय रखने का प्रावधान है। मतलब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और क्षेत्रीय बैंक जो हैं वो सूचनाएं जो हैं आसानी से आम पब्लिक को दे दें, तो वो सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी। इसमें डीएनए नियामक बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। अब ये जो डीएनए नियामक बोर्ड है इसका कार्य होगा कि जो भी डेटा बैंक हैं, जो भी प्रयोगशाला हैं, लैब्स भी बनाई जाएंगी, लैब्स की निगरानी रखना, सरकार को सलाह देना। अध्यक्ष जो है वो उसका बायोटेक्नोलॉजी विभाग का जो सेक्रेटरी बोर्ड का जो पदेन होगा उसी को इसमें अध्यक्ष नियामक बोर्ड में बनाया जाएगा। 12 सदस्य इसमें रहेंगे जो देखेंगे पूरी लैब्स को, डेटा बैंक को, और सरकार को सलाह देने में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहेगी। अगर हम डीएनए विधेयक के तहत अगर हम दंड की बात करें तो डीएनए सूचना का अगर कोई खुलासा कर देता है तो उसको 3 वर्ष तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। तो ये डीएनए टेक्निकल बिल इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि सरकार जो है वो अब एक डेटा बैंक जो है स्थापित कर रही है, डीएनए डेटा बैंक। अब डीएनए की जो प्रोफाइलिंग है वो अब ज़्यादा आसान हो जाएगी और इस विधेयक के तहत जो है वो कुछ ज़्यादा सुरक्षित रूप में जो है वो अब हम डीएनए डेटा बैंक जो है वो तैयार कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करें, रेणुका जी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, यमुना की सहायक गिरी नदी पर यह है। 148 मीटर ऊंचा बांध इसमें प्रस्तावित है। 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हाल ही में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड के अनुबंध पर इन्होंने अभी हाल ही में अनुबंध पर एक बॉन्ड पे इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि रेणुका जी बांध परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, यमुना की सहायक नदी पे है। दूसरा क्वेश्चन, लगभग 148 मीटर ऊंचा बांध इसमें प्रस्तावित है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि कितने राज्यों के मध्य इसमें अभी अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। है हिमाचल प्रदेश में परियोजना लेकिन 6 राज्य जो हैं इसमें एक बॉन्ड कर लिए हैं कि हम इसका बिजली उत्पादन और पानी का उपयोग करेंगे आपस में। अगला है शिक्षा का अधिकार। 3 मार्कर में अगर आता है तो आपको बताना होगा कि शिक्षा का अधिकार भारत में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। 86वां संविधान संशोधन जो है 2 दिसंबर 2002 को हुआ, जिसमें शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ और इसके क्रियान्वयन के लिए 2009 में एक एक्ट लाया गया, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसी को कहा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगर हम उद्देश्य करें, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक, मतलब यूनिवर्सल इनोवेशन, सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना है। तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में या पूरे जगत में ये सार्वभौमिकता जो है वो स्थापित करने की बात है इस शिक्षा के अधिकार की। ये अभी भारत देश का अधिनियम है इसलिए भारत देश की बात हो रही है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसरों को सृजन किया जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा जो है इसमें प्रावधान किया गया है। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो कब ये किस अनुच्छेद के तहत इसको मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया, तो 21 से। दूसरा, RTE एक्ट जो है वो कब का है, ये तो क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीलिम्स में, 2009 का है। और उसके बाद मैं बात करूँ 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे हेतु शिक्षा की बात इसमें की गई। तो ध्यान रखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चे की बात की गई है। तो इतनी पूरी बातें जो हैं वो पूरी इस पूरे करंट अफेयर्स के वीडियो में हैं। अभी तक जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कैसे आते हैं और मेंस में कैसे आते हैं। तो मेंस में जैसे आ रहे हैं उसको मैंने उस तरीके से इसमें फ्लो डायग्राम के हिसाब से अरेंज कर दिया है, पॉइंट के हिसाब से अरेंज कर दिया है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको इसमें समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसे करके हम आपको आगे भी वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम में फ्री स्टडी जोन के नाम से सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप अपने डाउट्स के बारे में पूछ सकते हैं। और
पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उन्हें आप ज़रूर देखें क्रम से, खासकर एमपी का करंट अफेयर्स जो मैंने बनाया है, और उसके अलावा जो वन लाइनर्स के मैंने एमसीक्यूज़ बनाए थे उसको देख सकते हैं। ज्योग्राफी का है, मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू हो चुकी है, उसे भी आप देख सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पूरे वीडियो में इतना ही। थैंक यू।